हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? सब ठीक ठाक हो? चलिए, बहुत 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 अच्छा। आप लोग को गया गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग 12 की क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है बच्चा लोग केमिकल काइनेटिक्स का क्रैश कोर्स हम आप लोगों को पूरी ओवरव्यूज के साथ कुछ क्वेश्चंस वगैरह को भी हम बतलाएंगे। पूरे चैप्टर्स को एक बार रिफ्लेक्स कर देंगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। तो मेरा नाम है आशुतोष कुमार प्रसाद और हम +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर के कार्य के टीचर हैं। तो हम चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्रैश कोर्स। चला जाए बच्चा। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि पहले केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है क्या। तो आप लोग ये सुने होंगे कि हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये देखा गया कि उसकी कोई केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, किसी का मॉडरेट होता है, किसी का बहुत स्लो होता है। वो किस ढंग से आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करता है। तो उन्हीं सारी बातों के विषय में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। और मतलब हम कह सकते हैं कि वैसा ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ मैकेनिज्म के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ी बात हो गया कि हम लोगों को सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस के विषय में जानना है और तब उसके बाद मैकेनिज्म के बारे में जानना है। चैप्टर आप लोगों का 5 मार्क्स का है, आप लोग इसको देखिए। और सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी कैन से दैट रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप, तीन प्रकार के होते हैं। एक रिएक्शंस वैसा होता है जिसका वेलोसिटी बहुत फास्ट होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसका मॉडरेट होता है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसका वेलोसिटी बहुत स्लो होता है, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस और फिर स्लो रिएक्शंस होता है। वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे एसिड बेस का जो भी रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। एज फॉर एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो दिखलाएंगे KOH प्लस या H2SO4 आपस में रिएक्ट करके बनाया K2SO4 प्लस H2O प्लस this plus it means there is certain amount of energy also liberated out यहाँ पे, और liberated out होगा 2 into 13.6 किलो कैलोरी में हम लिख रहे हैं, पर मोल के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिबरेट आउट हुआ और ये रिएक्शंस बहुत फास्ट हुआ है। तो ये मेरा फास्ट रिएक्शंस होता है। जो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट आउट हुआ उसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस इज बेस्ड अपॉन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O फॉर्म्ड। कितना H2O के मोल बने हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 बने हैं। तो हम लोग को एक एसिड बेस रिएक्शंस कंप्लीट रिएक्शंस के बाद 13.6 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट आउट करता है। यहाँ पर 2 बने हैं तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो एसिड बेस के रिएक्शंस जो भी होते हैं वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं। फिर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक का होता है, वो कैसे होता है? स्लो रिएक्शंस होता है। जरा देख लीजिए, हम एक केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस वन इज Cl। कोई सिंपल सा हम केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ एक्वा लिखा हुआ है। और जब हम लोग इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे OH हो गया प्लस K से ला करके कंप्लीट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस है मॉडरेट रेंज में चला जाता है, बहुत फास्ट रिएक्शंस नहीं होता है। कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन देयर मॉडरेट रेंज, सो कॉल्ड एज ए मॉडरेट रिएक्शंस। और मॉडरेट रिएक्शंस में आता है कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो स्लो होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन्स या फिर डिसोसिएशंस ऑफ लेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO। तो ये सब क्या होते हैं, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, स्लोली डिसोसिएट होते हैं। और जंग लगना हम लोग जान ही रहे हैं कि वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो ये सब रिएक्शंस को हम लोग स्लो रिएक्शंस के रूप में जानते हैं।
चलिए, तो एक टर्म हम लोग को आता है रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शंस आप लोग जानते होंगे, सिंबल आर है। रेट ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग कहते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट चेंजिंग टाइम। हम लोग कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बाय चेंज इन टाइम, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस कहेंगे, या इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को हम लोग बेसिकली इस ब्रैकेटेड फॉर्म में लिखते हैं। दिस ब्रैकेटेड फॉर्म इंडिकेट मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन के रूप में लिखेंगे, मतलब जो भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन होगा वो मोलारिटीज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप लोग शायद जैसे जानते हो कि A प्लस बी मिलकर के बन गया C प्लस डी, और इसकी रेट को हम लोग लिखेंगे। तो इस रिएक्शंस का ओवरऑल रेट या फिर प्रत्येक का रेट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कहा जाता है कि ए का जो रेट होगा वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंजिंग टाइम, दिस वन इज रिटन एज डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। सिमिलरली इन केस ऑफ बी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। In case of C, delta C by delta T, and in case of D, delta D by delta T। बच्चा आप लोग जानते होंगे दिस वन इज दीज आर द रिएक्टेंट। A और B रिएक्टेंट है और C और D क्या हो गया बच्चा, प्रोडक्ट हो गया। हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे करके जब रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में कंप्लीट होता है तो इसकी अमाउंट धीरे धीरे करके कमते चला जाता है। कमने की वजह से इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बढ़ते चला जाता है तो इसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस को इस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वैसे रिएक्शंस जो कोएफिशिएंट्स को रखता हो, जिसमें नंबर ऑफ मोल होता हो, उसको हम लोग कैसे शो करेंगे, किस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। एज पर एग्जांपल Na प्लस Mb, और यहाँ पे बन गया Xc प्लस Yg। दिस वन इज अ केमिकल रिएक्शंस विच हैज अ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट भी है और इसके पास फिर कौन सा है, प्रोडक्ट भी है। इसको जरा हम लोग देखें क्या कहता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे जरा देखें। इस केस में कहता है बस जो रेट है, रेट ऑफ ए जो होगा वो n टाइम्स होगा, रेट ऑफ ए n टाइम्स होगा। सिमिलरली रेट ऑफ बी जो होगा m टाइम्स होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C x टाइम्स होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D y टाइम्स होगा। तो रेट बराबर होता है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग टाइम। तो रेट ऑफ ए यदि हम लोग को लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ ए तो आप लोग जानते ही होंगे 1/a हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो इस प्रकार से सभी को हम लोग लिखेंगे, और कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि कंप्लीट होता है तो सभी का रेट आपस में बराबर होता है, मतलब हम सभी के रेट को इस ढंग से रिप्रेजेंट कर देंगे। -1/a डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/m डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू या प्लस, बिकॉज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज इंक्रीजेज in case of unidirectional reaction, irreversible reactions, delta C by delta T is equal to 1/y delta D by delta T। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। एक आता है रेट ऑफ अपीयरेंस। जब रेट ऑफ अपीयरेंस होता है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कही जाती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल को हम लोग नहीं लिखते हैं, अगले वाले पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे एज पर एग्जांपल जरा देख लीजिए, क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं, हम एक क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शंस है, A2A प्लस 3B बन गया 4C, कोई केमिकल रिएक्शंस है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A इज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। इतना रेट है इसका, मोल पर लीटर है। फाइन,
आप बतलाइए रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ बी एंड सी। बी और सी को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, बतलाना है। तो बच्चा हम लोग इसमें सिंपल क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग लिखेंगे हियर गिवन क्या दिया हुआ है बच्चा, अपीयरेंस का दिया हुआ है, मीन्स डेल्टा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू दे रहा है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, नाउ हम लोग कह सकते हैं कि 1/, आप लोग इसको जानते होंगे, 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 अच्छा से लिखा भाई, 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब बच्चा इतने की वैल्यू दे रखा है, हम लोग सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी को हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इट मीन्स 3/2 इंटू 3/2 इंटू वट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बाई 2 × 10⁻³ इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग सी का भी कर लेंगे और इसी ढंग से कंपेरिजन करके हम लोग निकाल लेंगे। तो ऐसा यदि क्वेश्चन से आप लोग को आ जाता है तो आप लोग सो इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखा गया जो रेट होते हैं ऐसे दे दे कोई इस ढंग से दे दे रिएक्शंस, क्वेश्चन है रिएक्शंस कंप्लीटेड एच कैसे P2P + Q बन गया यहाँ पे R ऐसे करके दे दिया। ऐसे कोई केमिकल रिएक्शंस है और इस ढंग से वो रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे एक Q है और बाई यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एंगल 45 दे दिया, 55 दे दिया और पूछ रहा है कि ये कैसे बन, इसका रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा। तो हम लोग सो इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे जरा देख लीजिएगा। तो हम लोग कहेंगे इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा यहाँ पे 135 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा 135 डिग्री इज इक्वल टू डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q बाई चेंज इन टाइम, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। tan कितना है, tan 135 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T और इसका -1 इज इक्वल टू, आप लोग इसको देख लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे 180 माइनस 45 कर लेंगे हम लोग। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ए वैल्यू हमें पता चल गया और जब ए वैल्यू पता चल गया तो हम लोग तो यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेंगे ना। डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा P चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P बाई डेल्टा T। इतना पता चल गया, Q से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोगों को ये वैल्यू पता चल जाएगा। R को निकालने के लिए कहेगा तो वही Q का जो वैल्यू है वही R का वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग जानते होंगे बच्चा रेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एवरेज रेट और दूसरे को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एक को कहते हैं एवरेज रेट और दूसरे को कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट जो जिसमें जो लंबा समय इंटरवल के लिए ज़्यादा समय अंतराल के लिए जो रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो रेट हम लोग फाइंड करते हैं उसको हम लोग एवरेज रेट कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो पार्टिकुलर टाइम या वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत छोटे समय के लिए जो हम लोग रेट निकालते हैं उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट खास करके डिफरेंशियल फॉर्म में निकाला जाता है और एवरेज रेट को हम लोग डेल्टा फॉर्म में निकालते हैं। As for example, your A to B, the average rate of A can be written as your rate. I am writing rate कौन सा भाई, तो rate average is equal to minus. First of all, we use negative sign because the amount of concentration of A decreases continuously. डेल्टा या A बाई डेल्टा T, यहाँ पे हम लोग इस ढंग से एवरेज रेट को फाइंड आउट कर लेंगे। और जब इसको रिप्रेजेंट करना हो A से B तो हम लोग लिखेंगे रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे DA बाई DT के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आप लोग इसको जानते होंगे। रेट, इसका ग्राफ भी देखे होंगे। रिएक्टेंट का ग्राफ यदि हम लोग देखते हैं, रिएक्टेंट का ग्राफ तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कमते चला जाएगा, कमते चला जाएगा। प्रोडक्ट का ग्राफ देखोगे तो ऐसे करके वो क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। हम लोग इसको देखें, इसको देखें, रेट लॉ। पहले 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 इसके पहले फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के, रिएक्शंस को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आप लोग जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करेगा पहला नेचर ऑफ सब्सटेंसेज। हम लोग कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत फास्टली जल जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस उसका फास्ट होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो होते हैं। एज फॉर एग्जांपल एसिड बेस का रिएक्शंस बहुत फास्ट होगा, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस है इनऑर्गेनिक नेचर का है, उसका फास्ट ही होते हैं, अमूमन फास्ट होते हैं। ऑर्गेनिक वाले का रेट ऑफ रिएक्शंस थोड़ा सा स्लो होता है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। यह भी देखा गया कि यदि होमोजीनियस टाइप का है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शंस फास्ट होता है, हेटेरोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड्स किया। दूसरा होते हैं बच्चा लोग, दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हम कह सकते हैं कि यह देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ता है, और यह भी देखा गया कि हर एक 10 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शंस ट्वाइस हो जाता है, किसी किसी में थ्राइस हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। थर्ड पॉइंट होता है बच्चा लोग जिसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा भी सकते हैं या तो फिर घटा भी सकते हैं, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगला एक होता है जिसको कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं किसी भी लकड़ी के लॉग है, लकड़ी का बड़ा सा कुंदा है, उसको यदि हम लोग बर्न अप करेंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ बर्निंग स्लो होता है। लेकिन यदि इसको हम लोग पीस कर दे और एक पीस को हम लोग निकाल लें, तो अब देखा गया ऑक्सीजन से जो कांटेक्ट है इधर भी होगा, 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 मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन इंक्रीज कर गया, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो जाएगा उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा पीस करते चले जाएंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शंस फास्ट होगा। मतलब हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जरा देख लो अभी सरफेस एरिया इतना ही है, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस लॉग। इस लकड़ी के कुंदे का सरफेस एरिया इतना हुआ, अब इसका देखो सरफेस एरिया इतना हो गया। अब छोटा सा भाग होगा तो उसका भी उतना होगा, छोटा सा भाग होगा उतना, उसका भी उतना होगा। यदि इसको कट कर दिया तो यहाँ पर ये वाला भी एरिया ऑक्यूपाई होगा। हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, और हम जानते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शंस या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कंसंट्रेशंस। आप लोग जानते ही होंगे, जो 11th क्लास में पढ़े होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से अमूमन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। यदि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, कंसंट्रेशन स्लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। हम लोग घरों में गैस चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम लोग कंट्रोल करके गैस को भेजते हैं, तो एक एक महीने तक के चला जाता है। एक ही बार क्या करो, उसको खोलो और माचिस मार दो ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो समय भी नहीं लगेगा, वो तुरंत भर मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में ही अपना वो काम करके रख देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, बहुत फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा रेट लॉ। बच्चा आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे लॉ ऑफ मास एक्शंस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोग को बतलाया गया होगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस, जिसको रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ए का, और किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, बी का। ऐसा आप लोग सीखे होंगे। मतलब यदि एक साथ लिखना चाहे तो हम लिखेंगे A इंटू फिर क्या लिख देंगे B। यदि ऐसा रिएक्शन है 2A + 3B तो होगा रेट इज इक्वल टू रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A⁻²। आप लोग इससे पढ़े होंगे लॉ ऑफ मास एक्शंस में B⁻3।
ऐसा। यदि हम लोग प्रोपोर्शनल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग k लिखेंगे, k a टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 3। k को कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, दिस वन इज वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस वन या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब जरा देखो जैसे कोई केमिकल रिएक्शंस है, 2a प्लस 3b लिखा, 2a प्लस 3b बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। जब यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस के अनुसार हम लोग कहेंगे कि इसका जो रेट होगा वो जो रेट होगा a टू द पावर 2 और b टू द पावर 3 पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। मतलब a के पावर 2 पर रहेगा और b के पावर 3 पर रहेगा। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि वैसा हो भी सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता है। मतलब r बराबर k हो सके, a टू द पावर 1 हो, b टू द पावर कुछ भी नहीं हो, मतलब b बढ़ाइए या घटाइए, जो एक बार ले लिए जैसा उसका वेलोसिटी है, रेट है, वही रह गया, उसके बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ और आता है और थ्योरी के अनुसार लिखते हैं तो कुछ और आता है। थियोरेटिकल बातें को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शंस का लिखा हुआ है, और एक्सपेरिमेंट के अनुसार जब लिखा जाता है इसको, रेट को जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के अनुसार लिखते हैं तो उसको कहते हैं रेट लॉ। तो दिस वन इज ए रेट लॉ, दिस वन इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस, ये लॉ ऑफ मास एक्शंस के अनुसार है। ठीक है, अब जरा देखिए बच्चा लोग, तो हम ऐसे कर दें, एक्स सी प्लस वाई डी बन गया एन ए प्लस एम बी, ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन है। तो इसका यदि हम लोग कोई कहे रेट क्या होगा तो हो सके क्या, लॉ ऑफ मास एक्शंस के अनुसार हम लोग ऐसे लिखेंगे। और जब एक्सपेरिमेंट किए तो देख रहे हैं कि कुछ और आ रहा है, मतलब सी टू की पावर ए आ रहा है और डी की पावर बी आ रहा है, ऐसे आ रहा है। बहुत कुछ केमिकल रिएक्शंस में देखा गया कि इन दोनों को जब जोड़ते हैं, x प्लस वाई को जोड़ते हैं तो इसके बराबर आ जाता है। बहुत कुछ केमिकल रिएक्शंस में इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल, अब बहुत कुछ ऐसे, मतलब अमूमन ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें x प्लस वाई जो होगा वो इक्वल नहीं भी होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई में और मे नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब ये जो पावर है लॉ ऑफ मास एक्शंस का, रेट लॉ के पावर के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। एक टर्म इस्तेमाल किया गया जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। आप लोग जानते होंगे जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट का जो पावर का सम है, दिस वन इज कॉल्ड एज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। आप लोग ये भी सीखे होंगे, ऐसे कोई केमिकल रिएक्शंस है 2a प्लस 3b बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, और लॉ ऑफ मास एक्शंस के अनुसार हम लोग देखें तो k इंटू ए टू की पावर 2 b टू की पावर 3, तो इसको हम लोग जब समाप्त करेंगे तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। जब एक्सपेरिमेंट किए तो हम लोग देख रहे हैं k इंटू ए टू की पावर 1/2 और b टू की पावर 1/2 ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 गिव्स 1। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरी की बातें कुछ और होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट की बातें कुछ और होती है। जो एक्सपेरिमेंटल समअप है, एक्सपेरिमेंट वाले मोलर कंसंट्रेशंस के ऊपर में जो पावर का सम का वैल्यू होगा उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। आप लोग इसको सीखे होंगे। यदि सम का वैल्यू जीरो हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यदि सम का वैल्यू 1 हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, 2 हो गया तो थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 3 हो गया तो थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शनल ऑर्डर के रूप में उसको हम लोग कहते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं Na प्लस Mb, और इसका रेट लॉ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार हम लोग देखें तो R बराबर k इंटू ए टू की पावर 1/2 b टू की पावर 3/2 ऐसे करके आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 प्लस 3/2 2। मतलब हम कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के रूप में चला गया। तो जो सम का वैल्यू होगा रेट लॉ में, जो ऊपर में पावर के ऊपर में जो वैल्यू होंगे उसको हम लोग जो ऐड करेंगे वो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू को देता है।
ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू को देता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? आप लोग जानते हो गए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी हम लोग इसको कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? के। सिंबल इसका होता है के। तो इसका यूनिट डिपेंड्स करता है कि कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है जरा देख लीजिए। हम उसको आपको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसका मतलब द यूनिट ऑफ के डज नॉट डिपेंड्स इज नॉट फिक्स्ड बट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब हम कहेंगे रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई रिएक्शन से ए से गया बी, और यदि यहाँ पे जीरो है तो हम कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट का जो रेट होगा ए जीरो ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा इसका? जीरो ऑर्डर का कुछ होगा। के ए टू द पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर का कुछ होगा, सेकंड ऑर्डर का कुछ होगा, थर्ड ऑर्डर का कुछ होगा। ऐसे करके हम लोग कहेंगे कि के का वैल्यू कुछ अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस में अलग अलग होगा। तो यदि हम लोग कहें रेट बराबर के इंटू ए टू द पावर, अब जीरो है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, ऐसे करके हम लोग लिख दिया एन, इस ढंग से लिख दिया। तो मेरा होगा रेट बराबर, रेट मीन्स क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन बाई टाइम, मोलर कंसंट्रेशन बाई टाइम। तो हम लिखेंगे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन बाई टाइम, चेंजिंग टाइम लिखो, बहुत शॉर्ट इंटरवल है तो ऐसे करके लिख देंगे, और इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन। के बराबर हो जाएगा के बराबर डेल्टा ए बाई ए टू द पावर एन इंटू टी माइनस, क्या हो जाएंगे इसका? के की वैल्यू कितनी हो जाएगा? ए टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टी माइनस 1। इस प्रकार से हम लोग एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या होगा इसका वैल्यू। जैसे जीरो ऑर्डर की बात कह दोगे, जीरो ऑर्डर की बात कर दोगे, जीरो तो क्या हो जाएगा? के बराबर मोल पर लीटर, और इसके ऊपर में कितना हो जाएगा? 1 माइनस जीरो, मतलब वही हो गया। और यहाँ पे टाइम को हम लोग बेसिकली सेकंड के रूप में लिखते हैं, सेकंड माइनस 1, तो 1 माइनस जीरो मीन्स 1, मतलब इसका हो गया के का मोल पर लीटर इंटू सेकंड माइनस 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बच्चा लोग? तो 1 में से 1 गया खत्म, मात्र क्या हो जाएगा? सेकंड माइनस 1। जब कंसंट्रेशंस को हम लोग टू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है आपका पार्शियल प्रेशर और दूसरा होता है आप लोगों का मोल पर लीटर के रूप में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एक पार्शियल प्रेशर के रूप में होता है और एक मोल पर लीटर के रूप में एक्सप्रेस होता है। तो पार्शियल प्रेशर के रूप में होगा तो लिखेंगे ATM इंटू सेकेंड माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो वही हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू मोल माइनस 1 फिर लीटर इंटू सेकेंड माइनस 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस ढंग से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जरा देख लिया जाए इसको। क्वेश्चन है द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शंस ए है ऑफ ए रिएक्शंस ए से बी इज 9 × 10⁴ मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1। फाइंड क्या कर देगा? फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऐसे कह देगा। तब क्या करोगे? इसको क्या कर दोगे हम लोग? तो इसी ढंग से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? क्या कर देंगे? मोल, अरे भाई ऐसे ना लिखोगे, रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे लिखोगे। N पता ही नहीं है कि क्या है, तो मोल पर लीटर K का वैल्यू तो दे रखा है, तो K का वैल्यू तो हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? K बराबर K इज इक्वल टू A टू द पावर 1 माइनस
फिर से हम क्यों लिखे, यहाँ से ही पता चल जाएगा 1 माइनस एन इंटू टी टू द पावर -1, इतना हो गया। क्लियर। तो के का वैल्यू दे रखा है, हम लोग को यूनिट से ही पकड़ में आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, पावर -2 इंटू सेकेंड -1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, क्योंकि पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड -1, ये तो ख़त्म हो गया। मतलब 1 माइनस एन इज इक्वल टू हो गया -2, एन बराबर हो गया 3, मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है। यदि ऐसा क्वेश्चंस मिलता है तो हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऐसा आप लोग देखे होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का डिटर्मिनेशन ग्राफिकल मेथड से होता है, दूसरा जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियस मेथड से होता है, और तीसरा जो होता है इंटीग्रेटेड मेथड से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ग्राफिकल मेथड, यदि रेट ऑफ रिएक्शंस है और मोलर कंसंट्रेशन A⁴ 0 है, इसका ग्राफ एकदम ऐसे चला गया, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ A पर डिपेंड नहीं किया, ए मेरा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 0। मतलब हम ग्राफ से देख करके बतला देंगे कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शंस है। यदि ऐसा है बच्चा लोग 1/r और यहाँ पे कंसंट्रेशन A और यह स्ट्रेट लाइन में चला गया, इसका मतलब जैसे जैसे इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे इसका भी बढ़ते चला जाएगा, इसका भी बढ़ाएंगे इसका बढ़ते चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इसी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब 1 पर डिपेंड कर रहा है, तब ना ऐसा गया है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का कितना हो जाएगा, 1। यदि वहाँ पर पावर 2 पे रहेगा तो हम लोग सेकंड ऑर्डर, पावर 3 पे रहेगा तो थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शंस में रहेगा तो हम लोग फ्रैक्शनल ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से करेंगे और इस ढंग से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला कौन सा है, इंस्टेंटेनियस मेथड। इंस्टेंटेनियस नहीं है, हम गलत लिखे, उसको इनिशियल है, सेकंड नंबर में इनिशियल है, हम गलत लिख दे, इनिशियल रेट मेथड, ठीक है, सेकंड नंबर का। तो यहाँ पर लिख रहे हैं इनिशियल रेट मेथड, ठीक। अब इनिशियल रेट मेथड को हम लोग दिखला देते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं, कहा जाता है कि इनिशियल रेट मेथड से हम लोग खास करके जो एक्सपेरिमेंटल बातें होती है उसी से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को ऑक्युपाई करते हैं। कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शंस है, ए है, बी है, ए बन गया सी, या जो भी अपना प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। इसके पास नंबर ऑफ मोल जो भी हो, 1 मोल हो, 2 मोल हो, 3 मोल हो, 4 मोल हो, उस पर इसको यदि हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको यदि हम लोग दिखलाना चाहें, मतलब इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकालना चाहें, मान लो कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग इसकी सम अप को तो नहीं ना देंगे कि हाँ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए डिटरमाइंड करता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पे पता लगाते हैं, हम लोग देख पाते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है। जैसे ज़रा देख लो, कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपका मान लो कि A है, यहाँ पे कंसंट्रेशन A, यहाँ पे कंसंट्रेशन B, और यहाँ पे रेट दे देगा, ऐसे करके रेट देगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये शुरू में है इसका 1 मोल पर लीटर, और यहाँ पे भी है 1 मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शंस है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड -1, ऐसे करके इसका रेट है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में है, इसको हम लोग ट्वाइस किए, इसको हम, ये भी है 1 मोल पर लीटर शुरू में, इसको ट्वाइस किए, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस इसका 1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड -1 ही है, ठीक है। थर्ड में है, इसको हम लोग ट्वाइस कर दिए, इसको 1 रखे, देखा गया कि ये 2 मोल, इसका 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया, ऐसे हो गया।
अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को ऑक्युपाई करेंगे, जैसे कि हम लोग 1/2 करके देखेंगे ऐसे, मतलब इसका रेट दोनों का कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का। रेट इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y, ऐसे करके हम लोग कंपेयर करते हैं। आप लोग भी बनाए होंगे न्यूमेरिकल्स, a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y, ऐसे करके कंपेयर करेंगे, ठीक है। और हर एक का हम लोग देख लेंगे, यहाँ तो दोनों का सेम है, 1 1 सेम हो गया, 1/1 इज इक्वल टू, यहाँ से k तो k कैंसिल, इसका वैल्यू 1 1 है, देख लो 1 1 कैंसिल, b का वैल्यू कितना है 1/2 टू द पावर कितना है y, मीन्स यहाँ पे इसको हम लोग 4 कर देते हैं, 4 मोल पर लीटर कर देते हैं, दोनों 4 हो गया, इसका 1, ठीक है 4 हो गया, तो हम लोग लिखेंगे इसका रेट कितना हो गया 4। अब इसको देखेंगे तो 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y, और इस प्रकार से y का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 2, तो 2 हो गया। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू a टू द पावर x y b, x का भी पता नहीं, एक इसका पता नहीं है, b का हम लोग को पता चल गया, कितना हो गया 2 पता चल गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग रेशियो ले लेंगे 2/3, ऐसे करके रेशियो ले लेंगे, और सेम मेथड से हम लोग ऑक्युपाई कर लेंगे किसके वैल्यू, यहाँ पे जो x का वैल्यू है उसको निकाल लेंगे, और जो यहाँ पे जो दोनों की वैल्यू आएगा x + 2 जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या दे देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। मतलब इनिशियल रेट मेथड से हम लोग एक्सपेरिमेंटल बातों को देखते हैं, और एक्सपेरिमेंटल बातों से हम लोग पता लगा लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ मोल था वो इसको इफेक्ट नहीं करता है, मतलब कितना हो नंबर ऑफ मोल हो, कैसा हो रिएक्शंस हो, उसको उसके ऑर्डर को हम लोग इजीली ऑक्युपाई कर लेंगे, हम लोग इजीली प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ इसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि यदि नंबर ऑफ मोल हम लोग अपना डिजायर रखना चाहें कि भाई 5 मोल, ये तो यहाँ पे 1 1 मोल था तब एक्सपेरिमेंट हुआ, हम लोग चाहेंगे कि हम जब 5 मोल पर लीटर लिए हुए ए का, अब कुछ देर के बाद उसका हम रेट निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी हम लोग सारा पता लगाना चाहेंगे, तो फिर हम लोगों को वही एक्सपेरिमेंट करना पड़ जाएगा, मतलब कि हम लोग थ्योरी में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोगों को इसके बाद इनिशियल रेट मेथड से आगे चल करके एक मेथड दिया गया जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट मेथड, जो मोस्ट कॉमन और बहुत फेमस मेथड के रूप में माना जाता है। तो आपका है नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट मेथड, इंटीग्रेटेड रेट मेथड, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट मेथड सभी के लिए निकाला जाता है, 0 ऑर्डर के लिए निकाला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला जाता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए इसकी भी वैल्यू निकालते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, और फिर थर्ड ऑर्डर के लिए, और इसके साथ साथ फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए भी हम लोग निकालते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए भी हम लोग वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट मेथड से हम लोग 0 ऑर्डर को कैसे निकालेंगे, कैसे ऑक्युपाई करेंगे, जरा देख लीजिए। फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शंस, तो 0 ऑर्डर रिएक्शंस में आप लोग जानते होंगे बच्चा, रेट इज इक्वल टू, जैसे ए से कोई बन गया बी, तो रेट बराबर के इंटू ए की पावर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और आप लोग जानते होंगे कैसे लिखते हैं, डी के रूप में हम लोग लिखते हैं के इंटू ए की पावर 0, और 0 मीन्स इसकी वैल्यू खत्म, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, मान लो t इज इक्वल टू 0 है, तो शुरू में इसका जो नंबर ऑफ या अमाउंट है, मोलर कंसंट्रेशन है A0 है, और t इज इक्वल टू t में इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना हो गया A हो गया, मतलब इनिशियल टाइम में इसका मोलर कंसंट्रेशन A0 है और कुछ समय के बाद A है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग अगले स्टेप में करेंगे, कहाँ से कहाँ, A0 से लेकर के A, और टाइम कितना है 0 से लेकर के T के लिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी ए का A हो जाता है A, और A0 से लेकर के A इज इक्वल टू यहाँ पे होगा माइनस के, और डी टी का यहाँ पे T चूँकि 0 है इनिशियल, मेरा हो जाएगा ए मोलर कंसंट्रेशन A माइनस A0 इज इक्वल टू
के टी, या ये लिखेंगे ए बराबर माइनस के टी, ए बराबर ए नॉट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए मेरा जीरो ऑर्डर का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन कुछ समय के बाद कितना बचा उसको, और ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, के जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, टी जो है टाइम पीरियड है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देख लेंगे, लिख लेंगे, निकाल लेंगे। यदि इसका आप लोग ग्राफ देखे होगे तो ऐसे करके ग्राफ देखोगे, इसका रेट और यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन पे देखोगे तो ये तो जीरो है, कैसे चला जाएगा, ये सीधे चला जाएगा। और फिर इसका स्लोप भी हम लोग निकाल लेंगे कि क्या स्लोप है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहले टाइम पीरियड देख ले, कितना हो गया, क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, टी। टी इज इक्वल टू हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो गया ए नोट माइनस ए, दिस वन इज मोलर कंसंट्रेशन बाई के। एक टाइम पीरियड हो गया जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड्स करेगा कि नहीं मोलर कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पे पहले देख लो, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर भी दिखला देंगे। तो एक टाइम पीरियड हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का आप लोग देख लिए यहाँ पे, ए इनिशियल कंसंट्रेशन, ए फाइनल कंसंट्रेशन बाई के। हाफ लाइफ को यदि बात करोगे तो हो जाएगा ए नोट माइनस ए नोट बाई टू बाई के, कितना हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 ए नोट बाई के। इसका मतलब जैसे 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 इसका कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाएगा, हाफ लाइफ क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर का, बढ़ते चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ है वो मोलर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका लाइफ टाइम यदि देखना चाहोगे तो लाइफ टाइम TLT इज इक्वल टू लाइफ टाइम में ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह खत्म, मतलब ए नोट मोलर कंसंट्रेशन माइनस ए बाई के, ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब TLT इज इक्वल टू ए नोट बाई कितना हो जाएगा के। दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यदि क्वेश्चंस कर दिया फाइंड टी, समय निकालने के लिए कह दिया 4 क्या जीरो ऑर्डर के लिए ए का वैल्यू है 100 मोल पर लीटर, ठीक है। और एनोट का वैल्यू है, और ए का वैल्यू दे दिया 20 मोल पर लीटर, ऐसे दे दिया। तो हम लोग बहुत आसान से निकाल लेंगे। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी ये बतलाए थे, टी इज इक्वल टू एनोट माइनस ए बाई क्या लिख देंगे के, और यहाँ पे ऐसे के बराबर दे देगा 5 × 10⁻⁻², इसका वैल्यू दे देगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे कितना 100 - 20 बाई के 5 × 10⁻²। यहाँ से हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस को। क्लियर है, क्लियर। ये जीरो ऑर्डर का हो गया। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को देखोगे तो ए से हो गया बी, मतलब R इज इक्वल टू के, ए टू द पावर कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का यदि हम लोग देखें टाइम पीरियड तो आता है 2.303 बाई के लॉग एनोट बाई ए, मोलर कंसंट्रेशंस एनोट बाई ए, ऐसे करके आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग देखें हाफ लाइफ तो इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग कितना हो जाएगा एनोट बाई 2, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ये तो मर गया, खत्म, इनकाउंटर हो गया उसका के इंटू लॉग कितना हो गया 2। बच्चा आप हम लोग देख सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू हो गया लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, इतने मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.6932 बाई के। ए हो गया बच्चा हाफ लाइफ पीरियड 4 किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। बच्चा आप देख लो हाफ लाइफ पीरियड में कहूँ पर भी मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं, फिर से बोल रहे हैं बार बार, the half life period of a first order reactions does not depends upon the molar concentration of reactant, इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर,
एकदम क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे कह देगा, ऐसे क्वेश्चंस इसी पर ज़्यादा करके देता है, क्वेश्चंस कह देगा यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ए से बन गया बी, ए से बन गया बी, हैविंग इनिशियल कंसंट्रेशन इसका दे देगा बच्चा यहाँ पे 500 pp 500 ग्राम कर देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग बचा हुआ, रिमेनिंग इसका दे दिया 200 ग्राम, के का वैल्यू दे दिया 5 सेकेंड -1। फाइंड टाइम, आप लोग को निकालने के लिए कह देगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए कह देगा, क्लियर। तो सो सिंपल 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए मोलर कंसंट्रेशन, क्लियर। K इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इसको 303 के की वैल्यू दे रखा है, 5 इंटू लॉग कितना लिख देंगे, ए नॉट कितना है 500 और बाई रिमेनिंग 200, और यहाँ से बच्चा हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एक होता है एवरेज लाइफ, आप लोग जानते होंगे जो एवरेज लाइफ होता है उसको हम लोग टॉ से लिखते हैं, वो इन्वर्स होता है के का, मतलब टॉ इज इक्वल टू 1/0.6932 बाई हाफ इंटू टी हाफ, ऐसे करके हम लोग ए एक्सप्रेशन से दे देंगे। इसका लाइफ टाइम जो देखा गया है तो इनफाइनाइट होता है फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम में जा करके कंप्लीट होता है। इसका मतलब ए से बन गया बी, इसका हम लोगों को ग्राफ देगा ऐसे मोलर कंसंट्रेशन ए और यहाँ पे टाइम, तो ऐसे कम आएगा ए, ऐसे इनफाइनाइट टाइम में ये कंप्लीट कभी होता नहीं है, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सीबीएसई के भी एग्जाम में पूछा है और बिहार बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा है, कह रहा है T50% मतलब टी हाफ और T75% में क्या संबंध है, दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है। बच्चा आप लोग ये जान जाइए, T75 लिखाना, T75 जो होता है ट्वाइस होता है टी हाफ का, नहीं हो तो अपने से कैलकुलेट करके देख लोगे, निकल जाएगा, यही वैल्यू आएगा। और क्लियर। नेक्स्ट अगला है, और भी है सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, इसे ऐसे करके है, तो उसको हम लोग लिखते हैं nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मीन्स यदि ए से है ए बी है, बी कैसे लिख देंगे इसको nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में, R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर n। अब फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो है, पता नहीं क्या है, कैसे है, क्या है, तो हम लोग लिखेंगे डी ए बाई डी आई, अच्छा से लिखा, डी ए बाई डी टी माइनस इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। समय कितना समय हुआ, 47 10 मिनट में, और इसको वहाँ तक पहुँचा देता है। सर 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो कल अगला क्लास में कॉलिजन थ्योरी वगैरह कर लेंगे या कैटालिसिस, ठीक है, हाँ करिए। क्या है इसको आप लोगों को ध्यान देना है, मेरा काम नहीं है, बच्चा लोग का काम है, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। nth ऑर्डर का जरा हम आप लोगों के कुछ बातें एक्सप्रेस कर दे, जरा देख लो। R इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका लिखते हैं रिएक्टेंट पर पावर n, ऐसे। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, कि कोई केमिकल रिएक्शंस है तो रेट ऑफ रिएक्शंस केवल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही निर्भर करेगा, वैसा कुछ बात नहीं है। प्रोडक्ट के भी मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन जैसे हम दिखला देते हैं, देख लो, O2 बन गया 2SO3। यहाँ पर जरा देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO टू द पावर 2 इंटू SO टू द 3 टू पावर -1/2, ऐसे करके डिपेंड करना, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है।
नेक्स्ट अगला भी है कि रेट ऑफ रिएक्शंस कैटलिस्ट के कंसंट्रेशंस पर भी डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट को हम लोग छोड़ देंगे, उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे जरा देख लो इसी रिएक्शंस को जरा देखो ना, SO2 प्लस O2 बन गया NO, बन गया SO3, NO नहीं, NO कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो इसका देखोगे रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इस पर भी डिपेंड करता है। मतलब इस पर भी वो वैरी करता है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि आपको हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर और फिर डिपेंडेंस को दिखलाया। बच्चा लोग नेक्स्ट वीडियोज में हम आप लोगों को कॉलिजन्स थ्योरी, अर्हेनियस थ्योरी, कैटालिसिस, फोटोसेंसिटाइजेशंस और कुछ अलग सी बातें और कुछ क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।